हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज की हमारी टॉपिक जो चल रहा है, जैसे कि आपको पता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट की सीरीज़ चल रही है, एक्सपर्ट सीरीज़, जिसमें हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और डीएसएसबी के पर्पज़ से और केवीएस की वैकेंसीज आ रही हैं उसके पर्पज़ से काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो इस सीरीज़ में हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। आज के मैंने कुछ 25 के अराउंड क्वेश्चंस रखे हैं, तो सारे ही इंपॉर्टेंट है और कुछ ना कुछ आपको इनमें से इन्फॉर्मेशन मिलेगी या कुछ कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी भी इसमें हो जाएगी क्वेश्चंस के थ्रू। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीरीज़ को शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर देखते हैं और हम अच्छे से इनको करेंगे आज। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये मैंने दे दिया है। और मैं सीरीज़ में ये क्वेश्चंस कराने से पहले एक बात कह दूं आपको कि आप ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो इसको पॉज कर लीजिए और आपने एक आपसे 1 से लेके 25 तक एक आप पेज पे लिख लीजिए, जिससे आप इनका आंसर खुद लगाइए। ठीक है, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही कि इसमें कौन सा राइट आंसर है और वो क्यों है, सही करेक्ट क्यों है, लेकिन आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं इसके थ्रू, और इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन असिस्टिव डिवाइस यूज्ड बाय चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण बाधित बच्चों द्वारा सबसे सामान्य सहायक उपकरण कौन सा उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वाइट कैन जो है वो हियरिंग के लिए यूज की जाती है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वाइट कैन है, यह आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि वाइट कैन जो है वो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए की जाती है, यूज वीआई के लिए। ठीक है ना, जो वीआई होते हैं या ब्लाइंड होते हैं उनके लिए यूज़ की जाती है वाइट कैन। हम अगर हेयरिंग एड की बात करें तो हेयरिंग एड जो है वो असिस्टिव डिवाइस है जो कि हेयरिंग पर्सन विद हेयरिंग के लिए यूज़ की जाती है। और ब्रेल बुक जो है वीआई के लिए यूज़ की जाती है। और वॉकर्स जो है ज़्यादातर सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है देखा जाए तो। ऑप्शन नंबर ब्रेल भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर जो बनता है इसका वो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अगर हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जाए। सबसे बेस्ट तरीका यही रहता है कि आपको अगर ऑप्शंस के बारे में जानकारी है तो आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, ईजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन आपको अगर वाइट कैन नहीं पता, आपको ब्रेल बुक नहीं पता, आपको वॉकर्स के बारे में नहीं पता, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए आप करेक्ट आंसर तक पहुँचने में थोड़ा मुश्किल होगा और गलत आंसर हो सकता है आप पिक कर लें। ठीक है, तो इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल कम्युनिकेशन मेथड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। कुल संप्रेषण यानी टोटल कम्युनिकेशन विधि में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टोटल कम्युनिकेशन क्या होती है, देखिए टोटल कम्युनिकेशन एक मेथड है, एक तरीका है, एक टेक्निक है। एक टोटल कम्युनिकेशन होती है कि जो पर्सन विद एचआई बच्चे होते हैं यानी हेयरिंग इम्पेयर्ड, जिन्हें हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, उनको कम्युनिकेट कराना होता है टोटल कम्युनिकेशन के थ्रू। और टोटल कम्युनिकेशन में वो सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं जिसके ज़रिए हम जो पर्सन विद एचआई है उससे हम क्या कर सकें, कम्युनिकेट करवा सकें। मान के चलिए बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो साइन लैंग्वेज उसे सिखाइए जिससे वो एक दूसरे से या दूसरों से बातचीत कर सके साइन लैंग्वेज के थ्रू। या आप उसको और क्या चीज़ें सिखा सकते हैं, और भी बहुत सारे जेस्चर्स सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें और टेक्निक हो सकती हैं, सिंबल्स के ज़रिए सिखा सकते हैं। ठीक है, तो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप उन्हें सिखा सकते हो। ठीक है, या स्पीच उनकी थोड़ी ठीक कराइए जिससे कि स्पीच के ज़रिए वो बातचीत कर सकें। ठीक है, लिप रीडिंग सिखा सकते हैं। तो इसके ज़रिए और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो इन्हें ही टोटल कम्युनिकेशन कहा जाता है। टोटल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो सभी तरीके जिससे बच्चे सीख सके, वो सभी तरीके आप यूज़ करिए। ठीक है, तो टोटल कम्युनिकेशन देखिए, सिर्फ साइन लैंग्वेज का तो हम यूज़ नहीं करते, सिर्फ साइन लैंग्वेज नहीं आता टोटल कम्युनिकेशन के अंदर। ओनली स्पीच भी नहीं आता। ठीक है, साइन का भी यूज़ करते हैं हम, स्पीच का भी यूज़ करते हैं टोटल कम्युनिकेशन के लिए, और लिप रीडिंग का भी यूज़ करते हैं, और हेयरिंग एड का भी यूज़ करते हैं। यानी वो सभी तरीके जिससे कि बच्चा कम्युनिकेट कर सके किसी भी पर्सन से अपने डे टू डे लाइफ में, तो वो क्या है, टोटल कम्युनिकेशन है। साइन, स्पीच, लिप रीडिंग, इसमें कितने सारी चीज़ें आ रही हैं और वो सभी चीज़ें इसका पार्ट है टोटल कम्युनिकेशन का। सिर्फ ये अकेला सिर्फ यही नहीं है, जैसे कि ओनली साइन लैंग्वेज नहीं, ओनली स्पीच नहीं, रिटन लैंग्वेज ओनली नहीं। तो इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जाएंगे। तो टोटल कम्युनिकेशन के बारे में अगर आपको जानकारी है तो आप इजीली आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर
द डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस इज मेजर इट, जो डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस है वो किस में मेज़र किया जाता है। तो ये चीज़ तो हर किसी को पता होती है जो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं कि वो आपके डेसिबल में आपका क्या है मेज़र की जाती है। और आपको पता होना चाहिए कि डी जो है वो स्मॉल होता है और बी जो होता है आपका अपर केस में होता है, यानी कैपिटल लेटर्स में होता है। अगर आपको कभी डी भी बड़ा दिखाई दे, ठीक है, और बी भी बड़ा दिखाई दे, तो इसका मतलब होता है डेफ ब्लाइंड, ठीक है। अगर डी भी आपका कैपिटल लेटर में है और बी भी कैपिटल लेटर में, तो इसका मतलब होता है डेफ ब्लाइंड। लेकिन अगर डी आपको लोअर केस में और बी आपको अपर केस में दिखाई देगा, तो इसका मतलब होता है डेसिबल, जो कि यूनिट होती है किसकी, डिग्री ऑफ मेजरमेंट की यूनिट होती है आपकी हेयरिंग की, डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस की मेजरमेंट की यूनिट होती है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से हम एलिमिनेशन करके, आप थोड़ी इतनी तो नॉलेज होती है सबको कि आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो अगला है आपका ऑडियोमीटर इज यूज टू मेज़र। जो ऑडियोमीटर है वो ऑडियोमीटर यूज टू मेज़र, ठीक है। ऑडियोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, ठीक है। तो विज़न के लिए नहीं, ठीक है, हाइट के लिए नहीं, हेयरिंग लेवल के लिए और ब्लड प्रेशर। तो आपको पता होना चाहिए जो ऑडियोमीटर है, ठीक है, ये जो यूज़ करते हैं ऑडियोलॉजिस्ट करते हैं। ऑडियोमीटर एक तरह की मशीन होती है, ठीक है, एक तरह का टूल होता है कह सकते हो, जो कि ऑडियोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं। जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो कान की हेयरिंग लेवल की जाँच करते हैं, वो इस ऑडियोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनके पास जो होता है वो ऑडियोग्राम होता है, एक मशीन होती है ऑडियोग्राम, जिसकी मेजरमेंट की यूनिट एक तरह से कह सकते हो कि ऑडियोमीटर कहीं ना कहीं होती है, ठीक है। तो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो। तो विज़न भी नहीं होगा इसका और आपका हाइट भी नहीं होगा। सिंपल से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, हेयरिंग लेवल का आप मेज़र करने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शंस नहीं होंगे, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट रेफर टू, यानी हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो है वो किस चीज़ को रेफर करता है। तो पार्शियल या टोटल इनएबिलिटी टू हेयर, सुनने की आंशिक या पूर्ण अक्षमता को रेफर करता है। इनएबिलिटी टू स्पीक, मेंटल डिसेबिलिटी या विजुअल इम्पेयरमेंट को रेफर करता है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट जो बताता है ना, वो ये बताता है कि या तो किसी को पार्शियल हेयरिंग लॉस हो सकता है या किसी को टोटल, ठीक है, टोटल इनएबिलिटी टू हेयर, या हो सकता है कि उसे कुछ भी सुनाई ना देता हो और थोड़ा सुनाई देता हो, थोड़ा ना सुनाई देता हो, ये दोनों कंडीशन रहती है, तो उसे आप हेयरिंग इम्पेयरमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट यही होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इनएबिलिटी टू स्पीक, बोलने की अक्षमता हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं होता, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी भी हेयरिंग इम्पेयरमेंट को रेफर नहीं करता और विजुअल इम्पेयरमेंट भी किसको, हेयरिंग इम्पेयरमेंट को रेफर नहीं करता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, यानी कि इन चार ऑप्शन में से वो एक आप ऑप्शन बताइए जो कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट होने का कारण नहीं है। ये नोट पे बहुत फोकस करना होता है हमें, कि जब जहाँ पर नोट लिखा हो तो नोट पे बहुत फोकस करना होता है हमें, क्योंकि कभी कभी हम रीडिंग करते समय है ना, ये चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं या मिस हो जाती है, हम उसको नोट नहीं पढ़ते हैं और ये मिस हो जाती है, तो ऑप्शन गलत चूज़ हो जाता है। तो इसमें है कि कौन सा कारण नहीं है। तो भाई अगर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को हेयरिंग लॉस हो सकता है, ठीक है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट की आपकी प्रॉब्लम देखने को मिलती है जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, ठीक है। एक्सपोजर टू द लाउड नॉइस, यानी लाउड नॉइस को आपको एक्सपोजर करने से भी क्या होती है, या जो तेज़ कान में, जैसे बहुत सारे लोग आजकल हेडफोन है या ईयरबड्स हैं लगा के बहुत तेज़ आवाज़ में सुनते हैं या बहुत बड़े स्पीकर्स के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, तो वो जो उनका साउंड होता है ना, तो वो कान के पर्दों को है ना आपका उसमें होल कर देता है या कान का पर्दा फट जाता है इससे, ठीक है, ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो एयर ड्रम होता है कान का पर्दा, वो फट जाता है, तो उससे दिक्कत होती है हेयरिंग इम्पेयरमेंट की, तो ये भी एक कारण है, ठीक है। और आपका आई इन्फेक्शन, यानी कि आँखों के इन्फेक्शन की वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है किसी को, तो ये चीज़ तो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। हेड इंजरी, अगर भाई सर में चोट लग गई किसी के, तो सर में चोट लगने की वजह से किसी को हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सर में आपके कई सारे ब्रेन के कई सारे पार्ट होते हैं, जिनमें से एक पार्ट होता है टेम्पोरल लोब। जो टेम्पोरल लोब होता है वो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हेड में चोट लग गई और टेम्पोरल लोब, ब्रेन का जो पार्ट है टेम्पोरल लोब, उसमें कोई डैमेज आ गया, तो सुनने में परेशानी होती है, हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ये भी एक कारण माना जाता है। लेकिन आई इन्फेक्शन की वजह से आपका क्या नहीं होता, आई इन्फेक्शन की वजह से हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं होता। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। साइन लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड बाय, साइन लैंग्वेज का यूज बताइए किसके लिए किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। आप कह सकते हैं विजुअली इम्पेयर्ड, हेयरिंग इम्पेयर्ड, किसके लिए किया जाता है, फिजिकली डिसेबल या इंटेलेक्चुअल डिसेबल। तो सिंपल इसका आंसर साइन लैंग्वेज का यूज़ हम हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए करते हैं। और कभी भी आपको जैसे हम आईईपी वगैरह लिखते हैं, आपने देखा होगा, आपको कॉलेजेस वगैरह में आईईपी लिखना सिखाया होगा, तो वहाँ पर अगर किसी बच्चे जैसे बच्चे आते हैं जिसको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, तो आप हमेशा पर्सन विद HI लिखें, ठीक है, HI ना लिखें, पर्सन विद HI लिखें, ठीक है, क्योंकि यही आपकी एक करेक्ट तरीका होता है लिखने का। अगर किसी पर्सन को आपको लिखना है, या आप लिखिए सिंपल स्टूडेंट विद HI, ठीक है, इस तरह से हमें चीज़ों को लिखना चाहिए। जब भी आप कभी लिखो ना किसी पर्सन का डिसेबिलिटी लिखो, तो सिर्फ उसकी डिसेबिलिटी ना लिखें। जैसे हेयरिंग इम्पेयरमेंट है किसी बच्चे को, तो ये ऐसा नहीं लिख दिया कि ये इसको डिसेबिलिटी क्या है, इसकी HI है, तो हेयरिंग या MR है, उसके आगे आपको पहले लगाना है पर्सन विद या स्टूडेंट विद लगा दीजिए, ठीक है। ये एक अप्रोप्रिएट तरीका होता है लिखने का, क्योंकि हम टीचर हैं और वो हमारा कोई केस या कोई पेशेंट नहीं है, वो हमारा एक स्टूडेंट है, तो इसलिए आप स्टूडेंट कह सकते हैं, स्टूडेंट विद HI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ईयर इज अफेक्टेड इन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई थी, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस क्या होता है, ठीक है, सेंसोरल हेयरिंग लॉस क्या होता है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी काफ़ी डिस्कशन किया है। तो आपका सिंपल है कि जो आपका कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है वो, ठीक है, इसमें क्या चीज़ अफेक्ट होती है, तो इनर ईयर अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, इनर ईयर अफेक्टेड नहीं होता, ब्रेन भी अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, और कॉक्लिया भी अफेक्टेड नहीं होता। सिंपल है, इसमें मिडल और आउटर पार्ट अफेक्टेड होता है जब तो हम कहते हैं कि उस पर्सन को कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हुआ है। अगर किसी पर्सन का, आप मान लीजिए ये आपका क्या है, ये आउटर पार्ट है, ठीक है, और ये आपका बीच वाला जहाँ पर 3 बोन्स होती हैं, ठीक है, ये आपका मिडिल पार्ट है। आउटर पार्ट से लेके मिडिल पार्ट तक जब कोई दिक्कत होती है, ठीक है, तो आप कहते हैं कि उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अ चाइल्ड हु हैज़ डिफिकल्टी इन हेयरिंग फेंट साउंड मे बी सफरिंग फ्रॉम, एक बच्चा जिसे हल्की आवाज़ें सुनने में कठिनाई हो, वह किससे पीड़ित हो सकता है, ठीक है, मतलब उसे थोड़ी थोड़ी जो हल्की हल्की साउंड्स होते हैं ना, बहुत, या माइनर साउंड्स होते हैं, ठीक है, हल्की आवाज़ वाले, उनको सुनने में दिक्कत होती है, तो बच्चे को क्या हो सकता है, ब्लाइंडनेस नहीं होगी, ठीक है, और आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी नहीं होगी, ठीक है, स्पीच डिले भी उसका नहीं होगा, तो स्पीच की तो कोई बात हो ही नहीं रही है। तो सिंपल है, उसको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है अगर उसे आवाज़ें सुनने में दिक्कत हो रही है, चाहे वो छोटी हो, यानी माइनर लेवल की साउंड्स हो या फिर हायर लेवल साउंड्स हो, तो दोनों में दिक्कत है या किसी में भी दिक्कत है तो आपको हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या किसी को भी हेयरिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टूडेंट विद हेयरिंग एड इज बोथ ईयर इज लाइकली टू हैव, यानी कि अगर किसी पर्सन के दोनों कानों में हेयरिंग लॉस है, अगर किसी पर्सन के दोनों कानों में हेयरिंग लॉस है, तो उसे किस तरह का हेयरिंग लॉस कहा जाता है, यानी यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, बायलेटरल हेयरिंग लॉस या प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो भाई अगर किसी पर्सन के एक कान में हेयरिंग लॉस होता है, तो उसे, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि उसे यूनिलेटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। अगर किसी के एक कान में प्रॉब्लम है लेकिन एक कान बिल्कुल ठीक है, एक कान में ही प्रॉब्लम है, हेयरिंग की प्रॉब्लम है, तो हम कहते हैं उसको यूनिलेटरल है। तो इसमें तो दोनों कान की बात हो रही है ना ऑप्शन में, कि दोनों कानों में दिक्कत है, ठीक है। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस अभी पिछला ही क्वेश्चन था, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है जब आउटर ईयर और मिडिल ईयर में दिक्कत होती है, तो वो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है। तो इसकी भी ऐसी भी कोई इसमें बात नहीं हो रहा है, इसमें तो दोनों कानों में दिक्कत है, तो उसे क्या कहते हैं, सिंपल टर्मिनोलॉजी पूछ रहा है, वो टर्म बता दीजिए इसके लिए क्या है, तो वो बायलेटरल हेयरिंग लॉस कहा जाता है। सिंपल से इसका आंसर है कि दोनों कानों में जब हेयरिंग की प्रॉब्लम किसी को होती है तो हम उसे बायलेटरल हेयरिंग लॉस कहते हैं। प्रोग्रेसिव ब्लाइंडनेस, ये एक VI का टॉपिक होता है। प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे जब ब्लाइंडनेस कॉज कर होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है, ब्लाइंडनेस की तरफ बच्चा जाता है, तो वो ये उसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, लेकिन हमारा इसके अकॉर्डिंग जो आंसर बन रहा है वो बायलेटरल हेयरिंग लॉस बनता है, ठीक है। दोनों कानों में अगर किसी के हेयरिंग लॉस है तो उसे बायलेटरल हेयरिंग लॉस कहा जाता है। सिंपल टर्मिनोलॉजी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्राइमरी गोल ऑफ द स्पीच थेरेपी फॉर हेयरिंग इम्पेयरमेंट इज, यानी कि स्पीच थेरेपी जब किसी को दी जाती है तो उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, ठीक है। टीचिंग साइन लैंग्वेज, यानी साइन लैंग्वेज सिखाना स्पीच थेरेपी का काम, मतलब स्पीच थेरेपी का प्राइमरी गोल होता है, ऐसा तो कुछ है नहीं भाई। साइन लैंग्वेज सिखाना
नहीं है। प्रमोटिंग साइलेंस, साइलेंस को प्रमोट करना, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। इम्प्रूविंग वोकल कम्युनिकेशन, यानी कि स्पीच थेरेपी में वोकल कम्युनिकेशन को, यानी वोकल्स को चेक किया जाता है, स्पीच ऑर्गन्स को चेक किया जाता है, या आर्टिकुलेटर्स को चेक किया जाता है, और उसको थोड़ा इम्प्रूव कराने की जरिए, उसके ज़रिए या उसमें जो भी दिक्कत होती है उसको ठीक करके थेरेपीज देकर वोकल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव किया जाता है, बोलना, स्पीकिंग करवाना, ठीक है। तो आई कोऑर्डिनेशन जैसा भी कुछ इससे रिलेट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग एड। देखो दो तरह के हेयरिंग एड होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक, एक होता है नॉन इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग एड। जो इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग एड होते हैं उसमें बैटरी लगी होती है, जो हेयरिंग एड पहनते हैं ना उसमें बैटरी लगी हुई होती है, और जो नॉन इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग एड होता है उसमें बैटरी नहीं लगी हुई होती, ठीक है, यानी वो बिना बैटरी के ही चलते हैं। लेकिन आज के समय में जितने भी हेयरिंग एड बच्चों के लिए यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं। नॉन इलेक्ट्रॉनिक पहले के समय में होते थे, जबकि 1950 या उससे पहले के समय में नॉन इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग एड यूज़ होते थे। तो नॉन इलेक्ट्रॉनिक पूछा है। पॉकेट मॉडल जो होता है, पॉकेट मॉडल जिसे पॉकेट में रखते हैं, ठीक है, जो आईपॉड टाइप का होता है, ये इसमें बैटरी लगी होती है, तो इसमें तो बैटरी लगी हुई यानी कि ये तो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ठीक है। बॉन एंकर्ड हेयरिंग एड, ठीक है, बाहा, इसमें भी क्या होती है, लगी हुई होती है, बैटरी लगी हुई होती है, ठीक है। बिहाइंड द एयर हेयरिंग एड जो होता है इसमें भी बैटरी लगी हुई होती है, लेकिन एयर जो ट्रम्पलेट होता है ना, ये पहले के ज़माने में या पहले के समय में कुछ 1950 के समय के आसपास ही इसका यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसकी पिक्चर आपको गूगल पे सर्च करके देख लेनी है कि एयर ट्रम्पलेट कैसा दिखता है, एक पिक्चर इमेज में बिठा लेना, जिससे कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हेयरिंग एड दिखता कैसा है, ठीक है। इसमें मैं ऐड नहीं कर पाया इस पीपीटी में, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास तो ऐड नहीं कर पाया, लेकिन आप इसे गूगल पे सर्च ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन इलेक्ट्रॉनिक हेयरिंग एड होता है ये एयर ट्रम्पलेट, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मोस्ट अप्रोप्रिएट क्लासरूम सिटिंग फॉर द हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड इज। श्रवण बाधित बच्चों के लिए सबसे उपयुक्त कक्षा में बैठने का स्थान की तरह, यानी कि पीछे बिठा लोगे आप, बैक बेंच में बिठा लोगे, भाई बैक बेंच में हम नहीं बिठाते। नियर द विंडो, विंडो के पास भी हम नहीं बिठा लेंगे। फ्रंट रो में सबसे आगे फेसिंग टीचर, यानी सबसे आगे बिठा लेंगे जिससे कि टीचर का फेस आपको दिखाई दे, ठीक है। ये ऑप्शन कुछ ठीक लग रहा है, बेहतर लग रहा है बाकी ऑप्शंस के कंपैरिजन में। कॉर्नर सीट पे आपको कह सकते हो, कॉर्नर सीट पे आप बिठा लोगे कोने में, तो ये ऑप्शन भी कुछ बेहतर नहीं है। सबसे अच्छा है कि फ्रंट पे बिठाइए और जिससे कि चेहरा नज़र आ रहा हो, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाओगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर हेयरिंग लॉस ड्यू टू द एजिंग इज कॉल्ड, यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनका जो 50-60 साल की उम्र में आन के उनको सुनाई देने में परेशानी होती है, ठीक है, एज रिलेटेड होता है वो, है ना, मतलब समय एज बढ़ने के साथ साथ जिसको हेयरिंग की प्रॉब्लम होती है उसको क्या कहते हैं, तो कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस कहते हैं। कंजेनाइटल तो टर्मिनोलॉजी याद रखिए, कंजेनाइटल का मतलब होता है जन्म से, यानी कि जन्म लेते ही उसको हेयरिंग लॉस था कंजेनाइटल। प्रीलिंगुअल होता है 3 साल से पहले, अगर 3 साल से पहले लैंग्वेज डेवलप नहीं होती जब बच्चे की, तो वो प्रीलिंगुअल हेयरिंग लॉस होता है। प्रेस बाइक्योसिस जो होता है, ये ऑप्शन आपका ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रेस बाइक्योसिस जो है वो टर्मिनोलॉजी इन्हीं के लिए यूज़ की जाती है जो कि 50-60 साल की उम्र में हेयरिंग की प्रॉब्लम फेस करते हैं, उन्हीं के लिए ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, प्रेस बाइक्योसिस, ठीक है। तो एज के अकॉर्डिंग अगर किसी को हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है तो उसे प्रेस बाइक्योसिस कहा जाता है। और कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, और बाकी अभी हमने क्वेश्चंस भी करे थे कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के, तो ये ऑप्शन आपका क्लियर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हु डिसाइड द डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, कौन डिसाइड करेगा डिग्री ऑफ, यानी श्रवण हानि की गंभीरता कौन निर्धारित करता है, कौन बताता है कि किसको कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस है, ये कौन बताता है, ठीक है, कौन डिसाइड करता है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट, भाई ईएनटी की फुल फॉर्म आप याद रखिएगा क्योंकि ये टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। ई का मतलब होता है ईयर, एन का मतलब है नोज और टी का मतलब होता है थ्रोट, है ना, ठीक है, यानी कि नाक, कान और गले के डॉक्टर जो होते हैं वो एनटी स्पेशलिस्ट कहे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। इनके लिए एक दूसरी भी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, इसको आप गूगल पे सर्च करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ईएनटी स्पेशलिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऑडियोलॉजिस्ट जो होते हैं,
ये जो होते हैं ये पता लगाते हैं। ऑडियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हेयरिंग लेवल की जांच करते हैं कि किसको कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस हुआ है या माइल्ड हेयरिंग लॉस है या कितने उसकी क्षमता जा चुकी है सुनने की, वो कौन बताता है? वो ऑडियोलॉजिस्ट बताते हैं। तो इसमें यही तो पूछ रहा है, हु डिसाइड द डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस, कौन डिसाइड करता है? स्पेशल एजुकेटर तो नहीं बताएगा, या स्पीच थेरेपिस्ट तो स्पीच थेरेपी देगा, वो तो स्पीच को ठीक करवाने की कोशिश करेगा। तो स्पेशल एजुकेटर में होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियोलॉजिस्ट। और ऑडियोलॉजिस्ट ज़्यादातर ऑडियोग्राम का यूज़ करते हैं, और ऑडियोग्राम की जो ऑडियोग्राम एक तरह की मशीन होती है जिससे आपके हेयरिंग लेवल की जांच की जाती है, हेयरिंग लेवल पता लगाने के लिए कि कितने डिग्री का हेयरिंग लॉस हुआ है। और उस ऑडियोग्राम की जो मेजरमेंट की यूनिट होती है वो ऑडियोमीटर होती है। आपको ये भी ध्यान में रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। द नॉर्मल रेंज ऑफ हेयरिंग इज डेसिबल, सॉरी, ठीक है। श्रवण की सामान्यतः सीमा डेसिबल में क्या होती है? मतलब नॉर्मल जो रेंज होती है ना, जैसे मेरी है, आपकी है, आप सुन रहे हो, मेरी, आपकी या और किसी की, है ना। नॉर्मल रेंज क्या होती है सुनने की? तो वो क्या होती है? वो सिंपल सा आपको याद रखना है, 0 से लेके 25 डेसिबल की आपकी वो रेंज होती है नॉर्मल ह्यूमन की, ठीक है। और इससे अगर बढ़ जाती है, जैसे 26 किसी की होगी या 27 होगी, तो उसे माइल्ड हेयरिंग लॉस होगा। 0 से 25 तक नॉर्मल होता है कोई भी पर्सन, लेकिन इससे ज़्यादा अगर किसी को डेसिमल की दिक्कत होगी तो कह सकते हो आप कि उसको माइल्ड हेयरिंग लॉस हुआ है, या और भी सीवियर हेयरिंग लॉस, मॉडरेटली सीवियर, उस कैटेगरी में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिसाइड द डिग्री ऑफ हेयरिंग लॉस। ये क्वेश्चन तो हो गया ना। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखते हैं अब, अ हेयरिंग इम्पेयरमेंट विच एग्जिस्ट सिंस बर्थ इज कॉल्ड। अगर किसी को जन्म से हेयरिंग लॉस है तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए, अगर जन्म के बाद होगा तो एक्वायर्ड कहा जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। पूछ रहा है कि जन्म से एग्जिस्ट करता है, अगर किसी को जन्म से हेयरिंग लॉस है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रोग्रेसिव का मतलब है किसी को हेयरिंग लॉस हुआ है, ठीक है, और वो धीरे धीरे कान में जो हेयरिंग लॉस है वो बढ़ रहा है, उसका हेयरिंग लॉस धीरे धीरे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात तो कहीं नहीं जा रही, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है सिंस बर्थ, जन्म से पूछ रहा है। कंजेनाइटल ही टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उनके लिए जिनको जन्म से हेयरिंग लॉस होता है। टेम्परेरी जो होता है वो मतलब टेम्परेरी होता है, किसी को हेयरिंग लॉस तो कहा जाता है, मतलब थोड़ा सा माइनर सा आ जाता है, या कह सकते हो कान के मैल की वजह से सुनाई नहीं दे रहा है ना, या कोई आपका कोई हल्का सा इन्फेक्शन आ गया जिसकी वजह से उसको थोड़ी हेयरिंग की प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, लेकिन वो दवाइयों से और थोड़ी मेडिसिन्स वगैरह से आपकी ठीक हो जाती है, तो वो टेम्परेरी होती है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है कि सिंस बर्थ, जन्म से होती है, तो उसको कंजेनाइटल हेयरिंग लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, साइन लैंग्वेज यूजेस। संकेतिक भाषा उपयोग करती है, मतलब किस लिए की जाती है, किस पर्पस से, किस कह सकते हो उपयोग की जाती है, किससे? तो ओरल मूवमेंट है ना। साइन लैंग्वेज का जो यूजेस है वो ओरल मूवमेंट है, विजुअल जेस्चर मोड है, या ब्रेल साइन है, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो साइन लैंग्वेज देखिए क्या है, ओरल मूवमेंट, यानी कि साइन लैंग्वेज ओरल मूवमेंट, ये है जो ओरल मूवमेंट है आपकी, ये होती है, इसके लिए यूज़ करते हैं। विजुअल जेस्चर और विजुअल्स के ज़रिए, यानी जो देखने वाली चीज़ होती है ना, दृष्टि हाव भाव माध्यम से की जाती हैं वो, ठीक है, या ब्रेल साइन से, या इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा जेस्चर और विजुअल, आपका इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्योंकि ओरल मूवमेंट तो आपकी मूवमेंट हो गई, ब्रेल जो होगी साइन वो VI के लिए यूज़ होगी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ये हेयरिंग एड होता है जो कि कान में यूज़ की जाती है, लेकिन यहाँ पर साइन लैंग्वेज की बात हो रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 20, एन ऑडियोग्राम इज़ यूज टू। मैंने बताया कि जो आपके कान के जो डॉक्टर्स होते हैं, कह सकते हो कि जो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, जो हेयरिंग लेवल की पता लगाते हैं कि कितने मतलब कि कितना हेयरिंग लॉस हुआ है, वो जो पता लगाते हैं वो ऑडियोलॉजिस्ट होते हैं, और उनके पास ऑडियोग्राम एक मशीन होती है, इसकी मेजरमेंट की यूनिट आपकी ऑडियोमीटर होती है। तो आप इसमें पूछ रहा है कि एन ऑडियोग्राम इज़ यूज टू, मतलब किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो सिंपल है इसका, चेक आईसाइट के लिए तो नहीं किया जाता है, मेजरिंग स्पीच फ्लुएंसी के लिए भी नहीं किया जाता है, मेजरिंग हेयरिंग लेवल की जांच करने के लिए आपका ऑडियोग्राम का यूज़ किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप मार्क कर लें। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। द टर्म ऑरलिज्म इज इन हेयरिंग एजुकेशन मीन्स। श्रवण शिक्षा में
ऑरलिज्म शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। देखिए, और इस जब आप ये कोर्स भी कर रहे होंगे एचआई का, ठीक है, तो उसमें आपने ये ऑरलिज्म टर्मिनोलॉजी ज़रूर पढ़ी होगी, आपने सब्जेक्ट में कभी पढ़ी होगी, आपने ये डिसेबिलिटी पढ़ी होगी। तो ऑरलिज्म एक टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ऑरलिज्म का मतलब होता है, देखिए ऑरलिज्म में आप याद रखिए ऑरलिज्म, ठीक है, इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, ओ से आपका लिख लेना ओरल, या इसका स्पीच कह लो या स्पीकिंग कह लो, स्पीकिंग। और यहाँ पर एल वर्ड से याद रखेंगे लिप रीडिंग, ठीक है, लिप रीडिंग, ठीक है, इससे याद रखेंगे लिप रीडिंग, ठीक है। तो ऑरलिज्म क्या है, जिसमें आपकी स्पीच और लिप रीडिंग पे फोकस किया जाता है, वो आपका ऑरलिज्म होता है, ठीक है ना। इसमें इन दोनों चीज़ों का यूज़ किया जाता है मेथड में, मतलब इस मेथड में ऑरलिज्म में ऑरल पे काम किया जाता है, स्पीच पे काम किया जाता है और लिप रीडिंग को सिखाया जाता है, तो इसे ऑरलिज्म कहते हैं। एक टेक्निक होती है, एक मेथड होता है, ठीक है। तो यूज़ ऑफ जेस्चर ओनली नहीं होगा, ब्रेल इसका यूज़ भी नहीं होता ऑरलिज्म में। यूज़ ऑफ स्पीच एंड लिप रीडिंग, तो स्पीच और लिप रीडिंग ही आपका ऑरलिज्म में कहा जाता है। यूज़ ऑफ आपका रिटन साइन, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका है 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका, देखिए इसे पॉज कर लीजिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि पॉज कर करके आप अपने ऑप्शंस भी लगाते जाइए, ठीक है। इन टोटल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड, ठीक है। टोटल कम्युनिकेशन में इनमें से कौन सा है जो नहीं यूज़ किया जाता। टोटल कम्युनिकेशन मैंने बता दिया वही है कि आप वो सभी मेथड का यूज़ करिए जिससे कि बच्चे को आप कम्युनिकेट करा सकें, यानी दूसरों से वो बातचीत कर सके, चाहे वो साइन लैंग्वेज के थ्रू करे, चाहे वो सिम्बल्स के थ्रू करे, चाहे वो आपके जेस्चर्स के थ्रू करे, या आप कह सकते हैं कि स्पीच के ज़रिए करे, कैसे भी करे, लेकिन आपको कम्युनिकेट कराना है, ठीक है। तो साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम टोटल कम्युनिकेशन में, हम आपकी स्पीकिंग का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम आपका रिटर्न का मतलब लिख कर भी आप कम्युनिकेट कराते हैं कि एचआई बच्चा लिख कर अपनी बात को कह सकता है ना। तो मेडिकल सर्जरी का इससे कोई लेना देना नहीं है टोटल कम्युनिकेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो इस पर क्रॉस लगा रहा हूँ मैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो इससे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 23 है, द एयर ट्रम्पेट वॉज यूज इन द पास्ट एज, यानी अतीत में कान की तुरही एयर ट्रम्पेट किस रूप में उपयोग होती थी। तो साउंड मतलब मैंने बताया है कि एक तरह का हेयरिंग एड होता है जो पहले के समय में, ठीक है, यूज़ किया जाता है। तो ये जो एयर ट्रम्पेट है ये एक तरह का हेयरिंग एड है, तो ये मैंने अभी पीछे भी बताया था, जो पास्ट में पहले के समय में यूज़ किया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसकी पिक्चर ज़रूर देखना गूगल पे जाके कैसा दिखता है। आज के समय में तो यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन आपको गूगल पे देखने को मिल जाएगी इसकी पिक्चर। लिप रीडिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड, 24 क्वेश्चन है आपका। लिप रीडिंग इज यानी लिप रीडिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप बताइए लिप रीडिंग को और किस नाम से जाना जाता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि लिप रीडिंग का दूसरा नाम है स्पीच रीडिंग। क्या है? स्पीच रीडिंग। तो आपको ये जहन में रखना है कि लिप रीडिंग को स्पीच रीडिंग भी कहा जाता है, ठीक है। लिप रीडिंग को सिर्फ लिप रीडिंग कहा जाता है, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा है। मैनुअल रीडिंग या वर्बल लिसनिंग कहा जाता है, ऐसा नहीं है। लिप रीडिंग का दूसरा नाम है स्पीच रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका 24 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है आज का 25 क्वेश्चन नंबर 25, और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गन कन्वर्ट साउंड वेव इनटू नर्व सिग्नल, यानी वो कौन सा ऑर्गन होता है कान का जो आपके कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को नर्व सिग्नल्स में। तो पिन्ना का काम ये नहीं होता, ऑसिकल्स का काम ये नहीं होता, एयर ड्रम का काम भी ये नहीं होता, क्योंकि एयर ड्रम का काम वाइब्रेट करवाना होता है। ऑसिकल्स का काम साउंड्स को आपका एम्पलीफाई करके ट्रांसफ़र करना होता है इनर ईयर को। पिन्ना का काम साउंड्स को कलेक्ट करना होता है। लेकिन कॉक्लिया में ये काम होता है जिससे कि वो क्या करता है, साउंड्स को कन्वर्ट करता है, साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में या नर्व सिग्नल्स में कनेक्ट करता है और ब्रेन को भेजता है नर्व्स के ज़रिए, जिससे कि हमें साउंड्स का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपके देखिए इस PDF में आपको आंसर की मिल जाएगी। जैसे किसी को ये लगाना है तो इसके आंसर की मैंने दे दी है इसके अंदर ही, तो आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे या व्हाट्सअप चैनल पे। और अगर ना अवेलेबल हो या आपको ना मिल पा रही हो तो पर्सनली मैसेज कर दीजिए, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा ये PDF, ठीक है। पर्सनली मैसेज कर देना, मैं ग्रुप में व्हाट्सअप ग्रुप में जो ज्वाइन है
तो पर्सनली मैसेज कर देना, मैं उन्हें सेंड कर दूंगा, वरना आपको टेलीग्राम वगैरह पे तो अवेलेबल हो ही जाएगी है। ठीक है, इसे आप प्रैक्टिस करते हैं आंसर की के साथ ही। ठीक है, यह चैनल है, जो इससे नहीं जुड़े हुए हैं आप जुड़ जाइए। इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, प्लेलिस्ट है यहाँ पर। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक चीज़ को सेपरेटली बनाया है। आपको मतलब इस चैनल पर आने के बाद आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने सेपरेट रखा है ना। हेयरिंग इम्पेयरमेंट की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, हर एक डिसेबिलिटी, हर एक टॉपिक की प्लेलिस्ट अलग ही रहेगी इस चैनल पे। तो यहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस प्लेलिस्ट पे जाना है, टॉपिक आपका सर्च करो, वो टॉपिक आपको मिल जाएगा। हालांकि अभी सारी चीज़ें नहीं आई हैं, धीरे धीरे करके ही मैं इस पर अपलोड करूँगा, तो आप इससे जुड़ जाइए, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। तो जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।